नमस्कार छात्रों, हमारे इस चैनल स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस चैनल पर कक्षा 12वीं की इतिहास सब्जेक्ट के बारे में। कक्षा 12वीं की इतिहास में हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी कोई ध्यान से देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी एकदम पूर्ण मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, आखिर हड़प्पा सभ्यता है क्या? हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या सीख मिलता है? हड़प्पा सभ्यता है क्या? हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो पूरा पाषाण काल में चल रहा था। पूरा पाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इतिहास में आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न उपकरण, विभिन्न घर, विभिन्न औजार, विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न पुरालेख के बारे में जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। अब कहाँ से मिलती है, किस तरह से मिलती है, पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो है इस विषय से संबंधित सारी क्वेश्चन आंसर में क्लियर कराऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खास करके कला संकाय के छात्रों यानी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट का डिस्कस आपको इस चैनल पर मिलेगा। सभी प्रकार का पढ़ाई और एग्ज़ाम की परिपूर्ण तैयारी हम इस चैनल पर आपको देंगे, तो आप बने रहेंगे। और देख सकते हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे, उसका रहन सहन, सारी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लोग बस रहे थे, गाँव में आवास में रहते थे। आभूषण, औजार वगैरह, मोहरों का भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। उस साक्ष्य के आधार पर भी हड़प्पा को हम लोग ही कर रहे हैं। कोई देखा नहीं है, जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, उसी साक्ष्य के आधार पर इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है और अनुमान लगाया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा का एक मोहर है, यहाँ एक जानवर का मोहर मिला है और इसमें कुछ लिपि से लिखा हुआ है। लेकिन लिपि क्या है दोस्त, आज तक कोई इतिहासकार ने पता नहीं कर सका कि क्या लिखा गया था। हड़प्पा सभ्यता की यही खासियत है कि लिपि तो था, लोग लिखते थे, लेकिन क्या लिखते थे आज तक पढ़ा नहीं गया है। कोई इतिहासकार नहीं बता पाया है कि क्या लिखते थे उस समय के लोग। तो इसमें विभिन्न पहलुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं पत्थर, पाषाण काल। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को पाषाण काल किस लिए कहा जाता था? पाषाण काल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल होता था उस समय। जो भी लोग करते थे पत्थर से ही करते थे। तो देख सकते हैं ये पत्थर है, ये लंबे लंबे जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर था। ये पत्थर क्या था? ये औजार था। क्या था? औजार था। ये भाला जैसा था। देखिए इसमें खुदाई करने का काम आता था। इसमें भी उस तरह करके कुछ कृषि वगैरह करने का काम आता था। और ये फर्श में था। फर्श में अभी हम लोग जो मार्बल टाइल्स वगैरह जो घर के अंदर में लगाते हैं ना, तो उसी की तरह ये फर्श में लगाया जाता था। और देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से हुआ था? 1900 से 2600 ईसा पूर्व। 1900 से 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण तिथि है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण तिथि 1900 से 2600। अब हड़प्पा सभ्यता का मुहर, मटके, बाट, पत्थर, फलक वगैरह देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान, जम्मू, बालिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे जगहों से प्राप्त हुआ है। अब फिर हम लोग देखते हैं, ये देखिए इस तरह का भी पाया गया है। फलक यानी कि जमीन में ये इस तरह करके इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह का पत्थरों का, ये जितना भी बना हुआ है पत्थरों का, देखिए कितना फिनिशिंग है। उस समय भी लोग कितना अच्छे से बनाते थे। ये वाट जो मिला है, मनके जो मिले हैं, ये वहीं से मिले हैं। ये एक साक्ष्य, एक प्रमाण, एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रूफ देता है कि उस समय के लोग ये सब करते थे। उसके बाद देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि उस समय के लोग क्या पालते थे।
है ना, कृषि से संबंधित। देखिए गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, ये सब कृषि करते थे। गेहूं, जौ, सफ़ेद चना। और बजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात से बजरे के दाने के साक्ष्य भी मिला है। और उस समय के लोग जानवरों को भी पालते थे। अच्छा, यहाँ एक सवाल होता था कि सबसे पहले हड़प्पा वासी किस जानवर को पालतू बनाए थे? तो उसमें था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाए थे हड़प्पा वासी। सबसे पहले किसको बनाए थे? अभी यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये मैं अलग से बता देता हूँ कि सबसे पहले हड़प्पा वासी कुत्ता को ही पालतू बनाए थे। उसके बाद कुछ जानवरों को साक्ष्य मिला है। हम लोग तो कोई नहीं देख सकते हैं और ना ही कोई इतिहास देखा है कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर वहाँ पालता था, लेकिन वहाँ से इन जानवरों का साक्ष्य मिला है, इन जानवरों का हड्डियाँ मिला है। अब उसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय के लोग ये सब जानवर को पालते थे। क्या क्या पालते थे? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इसके हड्डियाँ वहाँ से मिला है। और देखिए जंगली प्रजातियाँ के रूप में सूअर और हरिन, घड़ियाल का भी हड्डियाँ मिली हैं। वो सब जंगली जानवर थे। हरिन, घड़ियाल, ये सब क्या थे? जंगली जानवर थे। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे। हरिन का बहुत सारे चित्र में आप लोग देखे होंगे कि हरिन के चमड़े का पहनावा करते थे शुरू के लोग। तो हरिन का वो लोग शिकार करते थे और मांस के रूप में प्रयोग करके इसको खाते थे। और मछलियाँ तथा पक्षियों को हड्डियाँ भी शामिल थी। मछली तथा पक्षियों का हड्डियाँ भी मिला है हड़प्पा सभ्यता से। मछली और पक्षी की हड्डियाँ, उसका मतलब वहाँ के लोग पक्षी भी खाते होंगे और मछली भी खाते होंगे। इसी से साबित होता है। इतिहासकार कहाँ से पता लगाया? यहीं से पता लगाया है कि वहाँ से क्या क्या हड़प्पा के लोग क्या करते थे और क्या खाते थे। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के ऊपर। अनाज में कृषि का संकेत भी मिलता है। कुछ कृषि के कुछ दाने वगैरह मिला है, उसी से पता लगाया जाता है कि वहाँ के लोग अनाज का भी ये करते थे। और खेतों के बीच से छिड़काया जाता था, जिसमें से मुहरों का रेखांकित मुहर भी मिला है, उसी से पता लगाया जाता है। अच्छा, चेलिस्तान में कई स्थानों और बनावली में, चेलिस्तान और बनावली कहाँ है? हरियाणा। यहाँ से किसानों को मिट्टी के भी प्रारूप मिले हैं, जोते हुए मिट्टी का, हल से जोते हुए मिट्टी का, उसका मतलब हल भी जोतते थे। और इस तरह करके बेल का जानवर का भी चित्र का साक्ष्य मिला है। देख सकते हैं यहाँ बेल का जानवर है, बेल का जानवर का भी साक्ष्य मिला है। उसका मतलब बेल को जोतने के लिए वहाँ के लोग प्रयोग करते होंगे। देख सकते हैं बेल का चित्र मिला है। इस स्तरों पर अलग अलग फसल का भी साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक लोग फसल की कटाई भी करते होंगे। औजार पहचानने का भी प्रयास किया होगा। हड़प्पा लोग लकड़ी के हत्थे बिछाए गए और पत्थर का फलक का प्रयोग करते थे। औजार जो बनाता था दोस्त, वो क्या है कि हाथ से पकड़ने वाला जो होता था, जैसे ये हो गया हाथ से पकड़ने वाला, ये हो गया हाथ से पकड़ने वाला, ये लकड़ी का बनाया जाता था और इस तरह करके इसको पत्थर का बनाया जाता था और इसी से काटने का काम करता था वहाँ के लोग। ठीक है, औजार इसी तरह करके बनाते थे, हाथ में पकड़ने वाला लकड़ी का बनाते थे, ताकि औजार को प्रयोग करते समय उसका हाथ में चोट ना आए। ठीक है, उसके बाद अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में कृषि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। कृषि जहाँ करेंगे वहाँ सिंचाई का जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो है जहाँ पानी वगैरह का संसाधन रहता था, यानी अधिकतर नदियों के किनारे, सिंध के बगल में, सिंध नदी जो है, सिंध के बगल में आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग अधिकतर कृषि करते थे। जैसे सिंचाई के लिए उनको संसाधन के रूप में नदी का पानी का उपयोग कर सके, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। हड़प्पा के लोग नहरों का अवशेष मिले हैं, नहरों का अवशेष मिला है, उसी से पता चलता है कि सिंचाई के लिए नहर का उपयोग करता था। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा वीडियो पर। कुओं का भी पानी इसे करते थे।
कुआं का भी साक्ष्य मिला है, उसका मतलब कुओं का भी पानी से वहाँ के लोग प्रयोग करते थे। देखिए औजार, धातु के औजार, इस तरह करके औजार वहाँ के लोग इस तरह का औजार बनाते थे। इसी से काटने का काम करता था, इसी से भाल वगैरह बनाने का काम करता था। ये था औजार, ठीक है। फसल का कटाई उसी औजार से करते थे। उसके बाद देख सकते एक धोलावीरा का जलसाई का चित्र है, बहुत ही बढ़िया है। धोलावीरा, धोलावीरा नामक एक जो बहुत चर्चित हड़प्पा काल में जगह था, उसका ये चित्र है। देखिए सीढ़ीदार बांध बनाया हुआ था और किनारे किनारे पत्थर का भी ये किया हुआ था ताकि वो धंसे नहीं और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहे, इस तरह का भी बनाया गया था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये चक्की था, यानी कि अनाज को पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। देखिए ये क्या था, अनाज को पीसने के लिए यहाँ प्रयोग किया जा रहा होगा चक्की में, इसमें समझ सकते हैं। इसमें चक्की के बारे में दिखाया गया है कि खोजी गई वस्तुओं का आजकल चक्कियों से कर रही है उसका उपयोग नीति। ये चक्की था हड़प्पावासी का। उसके बाद सभी पत्थर तथा धातु के मिट्टी से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन में सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक कुछ उदाहरण है। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिलती है और वहाँ से प्रतीत होता है कि अनाज पीसने में के लिए ये कठोर कांकिले अग्नि जैसे वस्तुओं का प्रयोग किया है। इसी के बारे में बताया गया है, ये चक्की के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहर जो था मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का ये शहर जो है अनूठी पहलू का शहरी केंद्र था और यहाँ बहुत अधिक विकास हुआ था। ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो की सूक्ष्मता को देखते हुए मोहनजोदड़ो का एक पुरास्थल और सबसे पहले खोजा गया। मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा इतिहासकारों ने क्या किया है, मोहनजोदड़ो का पुरास्थल को सबसे पहले खोजा क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खासियत था और सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था निचला शहर, दुर्ग बोला जाता था। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था उनको दुर्ग बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मोहनजोदड़ो इस तरह का शहर बना हुआ था और निचला शहर ये है, आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दुर्ग इस स्थान पर था, देखिए दुर्ग यहाँ था। उसके बाद ये क्या है, मोहनजोदड़ो का पूरा हिस्सा है। मानचित्र में कहीं पर आपको बता देगा कि कौन सा जगह कहाँ है, तो आप दिखा सकते हैं। दुर्ग निचला शहर का नाम था। दुर्ग का ऊंचाई के कारण कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाया गया था। देखिए कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाया गया था दुर्ग में, और निचला शहर था, वहाँ भवनों में चबूतरे बनाए जाते थे और ऊंचे ऊंचे भवन होते थे। कहाँ पर, दुर्ग में, है ना। घनिया मिट्टी धुला होगा। इस तरह करके दिया हुआ है। आप लोग यदि इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक। इसे ईंटें चुराने वाले की बुरी तरह नष्ट कर दिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले देखिए 1887 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
सबसे पहले जनरल अलेक्जेंडर कानिंग, जिन्होंने सामान्यतः भारतीय पुरातात्विक जनक कहा जाता है। पुरातात्विक जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कानिंग को। अलेक्जेंडर कानिंग को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। देखिए, इसके द्वारा सबसे पहले पुरातत्व का खोज किया गया। कब? 1875 में, ठीक है। और 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर अभी कहाँ है? लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर से लेके मुल्तान तक ईंटें बिछाई गए थे, ईंटें बिछाए गए थे। इसी तरह प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। मोहनजोदड़ो का यह बेहतरीन एक संरक्षित था, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में किस तरह से शहर बसा हुआ था, नालों का निर्माण किस तरह था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे अनूठी विशिष्टता उसकी नलियों, जल निकासी नाली प्रणाली का था सबसे बड़ी विशेषता। निचले शहर के नक्शे में आप लोग देखे होंगे कि नलियों का जो चित्र था, ठीक है। और इस तरह करके नल भी बनाया गया था। देखिए, यहाँ जो नल बना हुआ है, नाली से निकलता था और नल से पानी गिरता था। नलियों के साथ साथ गलियों में बनाया गया था और अगल बगल में आवासों का निर्माण भी कराया गया था और नलियों को जोड़ा जाता था। एक नली से दूसरे नली को जोड़ा जाता था। प्रत्येक घर में कम से कम दीवार से सटा हुआ आवश्यक माना जाता था, दीवार से दीवार सटा हुआ रहता था। अब दुर्ग के बारे में आप लोग देख सकते हैं। दुर्ग एक छोटा सा हिस्सा था, ऊंचा पश्चिमी था और एक निचला भाग था, यानी मोहनजोदड़ो के निचला भाग को दुर्ग हम लोग कहते हैं। ये विविधताएं, ये विधि, ये धोलावीरा तथा लोथल। लोथल कहाँ है? बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि लोथल कहाँ है अभी। लोथल कहाँ है अभी? लोथल गुजरात में है, ठीक है। तो ये लोथल और धोलावीरा और लोथल जैसे बस्तियों में तालेबंदी थी और शहर के कई हिस्सों में दीवारों को घेर कर अलग किए गए थे। लोथल दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था, कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते थे। लोथल क्या है? ऊंचाई पर था और दुर्ग नीचे तरफ था, मोहनजोदड़ो के नीचे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का निचला आवासीय स्थान को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रित चारों कमरे और आंगन, पक्के चारों तरफ कमरा होता था, बीच में आंगन होता था। खाना पकाने का भी व्यवस्था होता था, कटाई जैसी गतिविधि होता था। खासतौर पर गर्मी और शुष्क के मौसम में अन्य रोचक पहलू के लोग भी एकत्रित करके वहाँ का जो है महत्व बना हुआ था। उसके बाद भूमि तरल से बनी दीवारों की खिड़कियाँ नहीं थी, खिड़की नहीं था दीवारों में। इसके अतिरिक्त भाग में आंगन सीधा अवलोकन नहीं होता था। उसके बाद क्या है? आंगन सीधा अवलोकित नहीं होता था। आंगन हम सीधा घुस नहीं सकते हैं, पहले घर घुसना पड़ेगा, उसके बाद आंगन। आंगन बीच में होता था और साइड में घर होता था और एक स्नान घर भी होता था। देखिए, मोहनजोदड़ो का ये सब बहुत बड़ी खासियत है कि स्नान घर भी वहाँ के लोग रखते थे और घरों के तल के छत जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होता था। घर के अंदर से, रूम के अंदर से अभी जिस तरह सीढ़ी होता है ना, उसी तरह सीढ़ियाँ भी होता था छत के ऊपर जाने के लिए, और जिससे बाहर आ जा सके, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कुआं कितना था? 700 कुआं था मोहनजोदड़ो में। कितना कुआं था? 700 कुआं था। आप सोच सकते हैं। और देखिए, घर इस तरह करके था, इस तरह घर कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं। देखिए घर को, देखिए यहाँ भी रूम है, यहाँ भी रूम है,
यहाँ भी रूम है, यहाँ स्नान घर है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ आंगन, बीच में आंगन है, बीच में आंगन है, फिर साइड में रूम है, स्नान घर है, किचन घर है, सारा चीज़ है। कितना खूबसूरत बना हुआ था। आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियों कहाँ है और आवास पुरोहित कहाँ है। तो चारों साइड में रूम होता था। यहाँ से देखिए द्वार, देखिए घुसने की, घर घुसने के लिए द्वार, यहाँ से प्रवेश द्वार है, प्रवेश यहाँ से है, यहाँ से प्रवेश है। उसके बाद चारों साइड में रूम हुआ करता था, बीच में आंगन, और देखिए कितनी ऊंचाई तक होता था। आप बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो भी आवास होते थे उसके आयताकार होते थे। ये भी कहीं कहीं सवाल उठता है कि मोहनजोदड़ो में घर किस तरह करके होते थे, तो आयताकार होते थे। ठीक है। नलिया किस तरह बना हुआ रहता था। अब देखिए नली इस तरह, अभी जिस तरह नली बना हुआ है उस तरह नली रहेगा, और ऊपर से ईंट भी ढका हुआ रहता था, स्लेब यानी कि स्लेब लगा हुआ रहता था, उस तरह का नली बना हुआ रहता था। जैसे नली के अंदर कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं जा सके। ठीक है। उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जानकारी एकदम पूरा लेने के लिए इसमें लगे रहिए। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए इस तरह करके बस्तियाँ बना हुआ था। देखिए दुर्ग का, ये दुर्ग का है। दुर्ग में भी आयताकार घर होता था, बीच में आंगन होता था, देख सकते हैं बीच में आंगन होता था, चारों साइड में घर होता था। जितने भी घर बस्ती में दिख रहे हैं सब उसी तरह है दुर्ग में। यहाँ भी ईंटों से बने होते थे और लकड़ी से भी बने होते थे। लकड़ी पहले से नष्ट हो जाता था। विशाल स्नान घर भी यहाँ भी शामिल था। जलशय भी रहता था, जल का स्थान, और घरों में सीढ़ियाँ भी बना हुआ रहता था। ये देखिए साबाधान। साबाधान का मतलब क्या होता है। साबाधान का मतलब क्या है कि सब को दफनाने वाला, सबको दफनाने वाला को साबाधान कहते थे। पुरातात्विक से यह देखिए किसी भी संस्कृति में यह रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं हैं। यह एक साबाधान का अध्ययन है। यह मिस्र और विशाल परिमिति द्वारा है। यह समकालीन पिरामिड व राजकीय साबाधान जहाँ कुछ बड़ी मात्रा में संपत्तियाँ दफनाई जाती थी, यानी कि सब के साथ में संपत्तियाँ भी दफनाई जाती थी। देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। हड़प्पा स्थलों में साबाधान आमतौर पर मृतकों की गोतों में दफनाया जाता था, यानी मृतक जहाँ मरते थे उसके साथ में उनकी जो भी संपत्तियाँ होती थी उनको भी उनके साथ में दफनाया जाता था, और ईंटों से चिकनाई करके उसकी कब्र को बनाया जाता था। जहाँ उसको दफनाया जाता था उसको ईंटों से करके बनाई जाती थी। लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग भी उस समय भी देखने को मिलता था। कब्रों में मृत भांड आभूषण भी मिले हैं, आभूषण मिला है, यानी कि वहीं से पता चलता है कि स्त्रियों का कब्र था। अभी आभूषण कौन पहनता है, स्त्री पहनता है। तो आभूषण जहाँ से मिला है वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ स्त्रियों यानी लेडीज़ का कब्र होगा। ठीक है। महिलाओं का इसे आभूषण मिले हैं। ये देखिए इसका साक्ष्य कब मिला है, 1980 का दशक में, 1980 में। ये कब मिला है, 1980 में। कब्रस्तान में हुई उत्खननों में पुरुष की खोपड़ी मिली है और समीप शंख के 3 जेम्स प्रकार का अवतरण मिले हैं, यानी पुरुषों का खोपड़ी मिला है। उसी से पता लगा है कि ये पुरुष है। और सूक्ष्म मनकों का भी आभूषण मिले हैं। उसी से पता चला है कि ये स्त्रियों का
कब्र होगा, वहाँ स्त्रियों को दफनाया होगा। मृतकों के तांबे की दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता था, यानी कि तांबे के जो खाने पीने के बर्तन वगैरह जो होते थे उनके साथ भी दफनाया जाता था। ये भी साक्ष्य मिला है हड़प्पावासी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं भी दफनाने का विश्वास नहीं था, यानी कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि बहुमूल्य वस्तु भी दफनाया होगा। जब आभूषण वगैरह दफनाया जाता था तो क्या ये है कि बहुमूल्य वस्तु भी वो लोग दफनाया होगा। आप लोग देख सकते हैं, बहुत जगह सुने होंगे कि मिट्टी के अंदर से जो है वस्तु निकला, आभूषण निकला, सोना चांदी निकला, तो वो कहाँ से निकलते हैं? कभी ना कभी वहाँ कुछ दफनाया होगा, तभी तो वहाँ से निकलते हैं। तो ये चीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक चित्र दिया गया है, ये देखिए, ये चित्र क्या किस चीज़ का चित्र है? पाइल्स से बना हुआ एक पात्र। ये चित्र विलमिता की वस्तु का खोज। पुराविदों के मोटे तौर पर उपयोग विलास वस्तुओं का वर्गीकृत करते हैं, रोजमर्रा की उपयोग वस्तुओं में भी शामिल है। रोज जो हम लोग वस्तुएं उपयोग करते थे वो भी यहाँ शामिल है। आसानी से यह चमकिया, मृदभान, सुइयाँ, झावा शामिल है। सामान्य रूप से बस्तियों का सर्वाधिक पाई गई और उपलब्ध पदार्थों का भी जटिल तकनीक, बालू, रंग, दिलचस्प मिश्रण, पक्का भी बनाया गया है। देख सकते हैं हड़प्पा में ये सब वस्तुएं भी मिली है। उसके बाद देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, तांबा, कांसा जैसे वस्तुएं भी मिली है हड़प्पा से। ये देखिए, ये गहना था, ये पत्थर का भी बनाया जाता था, धातु का भी बनाया जाता था वहाँ के लोग। ये देखिए, एक कोई औजार था, ये इसको औजार के रूप में उपयोग करता था हड़प्पावासी। ये आभूषण के रूप में इसको पहनने का काम करता था। देखिए, ये आभूषण के रूप में पहनने का काम करता था हड़प्पावासी। उसके बाद देखिए, पानी पीने के लिए ये सब वस्तुओं का प्रयोग करता था जो मिट्टी से बना होता था, जो ईंटें और मिट्टी से बना हुआ होता था। इस तरह के वस्तुओं को पानी पीने के लिए प्रयोग करता था हड़प्पावासी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिया है सारे क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी कोई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपको सारी विषय का जानकारी इसी में मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आप लोग बने रहेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। आप लोग अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे। जो दोस्त आपके क्लास में हैं उनको भी आप लोग भेजेंगे ताकि वो दोस्त भी कुछ सीखे। सारा चीज़ मैं जानकारी दूंगा इसी चैनल पर। अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों का जानकारी मैं दूंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे चीज़ मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगा। अलग से कुछ आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उस तरह का मैं आपको यहीं पर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा के बर्तन, इस तरह का बर्तन होते थे हड़प्पा काल में। देखिए, इसमें इस तरह का बर्तनों का भी साक्ष्य मिला है, इस तरह का बर्तनों को भी साक्ष्य मिला है। देखिए, खाना बनाने के लिए इसको प्रयोग करता था। ये टुकड़े करके फेंका हुआ था, उनका साक्ष्य मिला। बेकार टुकड़ों, छोटे आकार वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। छोटे छोटे वस्तुओं को कार्य से स्थल से छोड़ दिया जाता था। संकेत में छोटे वस्तुओं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी इसका मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मिट्टी का भी स्थानीय उत्पादन, पत्थर, लकड़ी, धातु, इस तरह का भी बर्तन हड़प्पा सभ्यता से मिला है।
ये देखिए हड़प्पा सभ्यता के कुछ सागर, भूमध्य सागर इधर था, कैल्सी सागर इधर था, ये देखिए लाल सागर यहाँ है, अरब सागर यहाँ है, और इसके बीच में हड़प्पा रहते थे। इनके बीच में देखिए मोसापोटामिया इस जगह पर निवास करते थे। इस तरह के सभी हड़प्पा वासी, हड़प्पा का ये एरिया था। देखिए हड़प्पा इस स्थान पर रहते थे। ओमान से मिला हड़प्पा वासियों का ये जो साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है? ओमान से। कहाँ से मिला है? ओमान से। ये चित्र का साक्ष्य मिला है ओमान से, ओमान से मिला है। पुरातात्विक इंगित तांबा संभवत अरब के द्वितीय छोर और ओमान से लाया गया था। ये कहाँ से बना हुआ था? तांबा का। ओमानी तांबे तथा हड़प्पा वस्तुओं को दोनों से निकाला अंश मिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह का चित्र भी मिला है मोसोपोटामिया से इस तरह का चित्र मिला है। ये देखिए ये पत्थर मिला है। मुहर, ये देखिए मुहर, हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ मुहर यही है दोस्त। इस तरह के मुहरे भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद देखिए ये पत्थर का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, ये पत्थर का हड़प्पा पुरातात्विक स्थल से भी ये मिला है। ये ठीक है, ये एक शासन काल वहाँ जो चल रहा था, जो वहाँ के शासक था उनकी मूर्ति ये है। वहाँ जो शासन करते थे प्राचीन सत्ता, उस समय के सत्ताधारी के मूर्ति ये है। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का कारण अभी तक कोई भी इतिहासकार पूर्ण रूप से नहीं बता पाया है। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का कारण ये एक अनुमान के तहत जो है बताया जाता है कि हड़प्पा में बाढ़ आ गया होगा, या तो आग लग गया होगा, या तो वहाँ की शासन व्यवस्था खराब हो गया होगा, जिसके कारण सब कोई इधर उधर अपना स्थान परिवर्तन करने के कारण भी हड़प्पा ख़त्म हो सकता है। इस तरह करके माना जाता है। यहाँ आप दे सकते हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार 1800 ईसा पूर्व में चलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थानों को त्याग दे दिया। हड़प्पा स्थानों को बहुत कोई लोग त्याग दे दिया। ये कहाँ? चलिस्तान में त्याग दे दिया। इसके साथ उसके बाद देख सकते हैं गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियाँ आबादी बढ़ने लगी। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम और उत्तर प्रदेश में नया बस्तियाँ होने लगी, जिसमें हड़प्पा के लोग स्थान परिवर्तन करने लगे। सीधा सीधी आप बोल सकते हैं, इससे यही साबित होता है कि स्थान परिवर्तन करने लगे। उत्तर हड़प्पा क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे व चुने हुए हड़प्पा स्थलों को भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। 1900 ईसा पूर्व में क्या हुआ? बदलाव आने लगा और मुहरों और विशिष्ट मानकों को समाप्त हो जाने लगा। तो लोग जो है वहाँ से क्या है कि अपना स्थान परिवर्तन करने लगा। थोड़ी वस्तुओं का निर्माण, थोड़ा माल का प्रयोग लाया जाता था। आवास निर्माण तकनीकी हर्ष हुआ
और सार्वजनिक संरचना का निर्माण बंद हो गया, जिसके कारण भी बोल सकते हैं कि हड़प्पावासी इधर उधर चले गए, स्थान परिवर्तन कर लिया है ना। स्थान परिवर्तन अब कैसे हुए देख सकते हैं। हड़प्पा का पतन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि स्थान परिवर्तन। दूसरा कारण माना जाता है कि बाढ़ आ गया होगा और वहाँ का जो है भौगोलिक स्थिति खराब हो गया होगा। उसके बाद कुछ प्राकृतिक आपदा आने के कारण भी लोग इधर उधर प्रवेश करने लगे थे, स्थान परिवर्तन होने लगे थे। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो जाने के कारण जलवायु परिवर्तन हो गया, नदियों से बाढ़ आ गया, कहीं सूखा भी मिल हो गया, ठीक है। उसके बाद संदर्भ में सही हो सकते हैं, लोग इधर उधर जाने लगा। क्यों? अत्यधिक नदियाँ, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया। उसके बाद कहीं जो है जलवायु परिवर्तन हुआ, वनों की कटाई हो गया, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो गया। उससे जो है हड़प्पा का पतन होना शुरू हो गया और लोग इधर उधर जो अपना परिवर्तन करने लगे। ऐसे में देखिए, राज्य के अंत हो गया। मोहरों, लिपि, वशिष्ठ मानकों, मापदंडों, लोभ, मानकीकृत वाट प्रणाली, स्थान वाटों का प्रयोग, शहरों में परिवर्तन होने लगा, शहर में परिवर्तन होने लगा, नए नए शहरों का विकास होने लगा, ठीक है, और एक प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह से हड़प्पा की पतन होने लगा। अच्छा, एक आक्रमण साक्ष्य भी मिला है कि कुछ लोग आकर के, बाहरी लोग आकर के वहाँ आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भी हड़प्पावासी अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। इसमें देख सकते हैं, डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट परिवर्तित है। इसकी बिंदु की पश्चिमी की मूर्ति है और ये है। बहुत सारी अवस्थियाँ मिली है और पीठ में बल, गली, आड़ पड़ा हुआ मिला था, यानी कि बहुत सारे लोग की शरीर मिली है। छोटी खोपड़ी मिली है, कुछ टुकड़े मिली है। गली के नाम अवशेषों से आधारित है, यानी कि बहुत सारे लाश का भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि कोई आक्रमण किया होगा, कोई आक्रमण किया होगा, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, जिसके कारण भी हड़प्पा का पतन हुआ। ये देखिए, जॉन मार्शल ने यह पता किया, जिसमें मोहनजोदड़ो के बारे में एक पुस्तक भी लिखी है, एंड द साइंस सिविलाइजेशन, 1931 में उद्भव हुआ ये किताब का, जिससे पता चलता है। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हैं, 1925 में मोहनजोदड़ो का भाग 16 और 25 अवशेषों मिले। 1925 में क्या हुआ, मोहनजोदड़ो का बहुत सारे साक्ष्य मिला, बहुत सारे। 1947 में भी पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ। पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? 1947 में। तो वहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य मिलने लगा। उसके बाद ऋग वेद में यह शब्द आरेख किया हुआ है। एक वेद होता है, वेद के बारे में भी आगे चल करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। ऋग वेद में गिरिवन, किला और गढ़, देव, इंद्र, उसमें भी इसके बारे में, हड़प्पा काल के बारे में जिक्र किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता विभिन्न पहलुओं और विशेषज्ञ संदर्भ में भौतिक अवशेषों तथा प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से आकर्षित इतिहास को अलग अलग अंशों के जोड़ के कहानी के विकसित पुरातात्विक सभ्यता का खोज की है। हड़प्पा सभ्यता में शहर नष्ट हो जाने के कारण धीरे धीरे विषय को भूल गए लोग और सहस्वादिया आरंभ करने लगा, यानी कि वहाँ से हट गया। उसके बाद बाढ़, मिट्टी, वनों की कटाई के कारण भी वहाँ से हटा। कानिंग ने भ्रमण किया, हड़प्पा का भ्रमण किसने किया? कानिंग ने भ्रमण किया, और उसने भी, एक इतिहासकार था, उसने भी बहुत हड़प्पा के बारे में बताया है।
ये पूरे चैप्टर को मैं इसी टॉपिक में इसी में कंप्लीट करूँगा। और अलग से आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर भी देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखेंगे सभी को ही, इसका क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा, उसमें आप सभी को उसी से जानकारी मिल जाएगा। और आपको ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपको सारे एकदम पूर्ण जानकारी मिलेंगी दोस्त। जो भी ज़रूरत है सारी चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। हड़प्पा की वहाँ की वैज्ञानिक समस्याएं, ठीक है, समस्याएं, धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण होने लगा, धार्मिक प्रथा का पुनर्निर्माण होने लगा फिर से, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं आई, अपरिचित लगती थी, ठीक है। आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्तियों का शीर्ष भी मिला है। देखिए इस मूर्ति पर कितना आभूषण लगाया गया है, देखिए आभूषणों से लदा हुआ मूर्ति का साक्ष्य मिला है। आभूषण ही आभूषण, माथा में आभूषण है, गले में है, एकदम नीचे तक है, आभूषण ही आभूषण है। देखिए तो आभूषण से मिला हुआ मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है। पुरोहित, उसके बाद क्या है, हाथ में घुटने बैठा हुआ भी एक ये मिला है, देखिए बैठा हुआ है, उसका भी चित्र मिला है। हाथ में के घुटने में ये रख करके, और कुछ जानवरों का भी साक्ष्य मिला है। राजा पुरोहित, राजा भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया है, और संरचनाओं को अनुष्ठानिक और स्नानघर, कालीबंगा, लोथल, मिली बस्तियों की 2 मुहरे और परीक्षण किया है। आप लोग को मैं बता दूं कि और एक आप लोग बने रहिए, और एक देखिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिर्फ आपके क्लास का ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ठीक से देख भी लीजिए आप लोग। अभी हड़प्पा काल हम लोग पढ़ रहे हैं। हड़प्पा काल क्या है, पूरा पाषाण युग। क्या है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण युग। अब पूरा पाषाण युग में 3 प्रकार का था, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण, ठीक है। तो निम्न पाषाण, निम्न पूरा पाषाण क्या है, 20 लाख वर्ष से, 20 लाख वर्ष से। इतिहास दोस्त देख सकते हैं कि इतिहास जो है इतिहास का शुरुआत काल यहाँ दिया हुआ है, 20 लाख वर्ष से अभी तक, उसको निम्न पाषाण कहा जाता है। 20 लाख वर्ष से अभी तक, अभी से पहले को निम्न पाषाण। उसके बाद मध्य पाषाण 80,000 ईसा पूर्व, 35,000 ईसा पूर्व तक को उच्च पाषाण, और 12,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण, 10,000 ईसा पूर्व को नव पाषाण और आरंभिक। इसके बारे में विस्तार से और एक वीडियो में बना के बताऊंगा, कालखंड के बारे में और काल निर्धारण और कैसे निर्धारण हुआ उसके बारे में। इसको आप लोग संक्षिप्त में देख सकते हैं। और 600 ईसा पूर्व को क्या बताया गया, ताम्र पाषाण, यानी कि तांबे का पहली बार उपयोग हुआ, उसी को ताम्र पाषाण बताया गया। तांबे का पहली बार उपयोग हुआ जिसको ताम्र पाषाण बताया गया 6000 ईसा पूर्व में। 6000 ईसा पूर्व को क्या बताया गया, ताम्र पाषाण। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व को बताया गया। 2600 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 से 2000 तक चला था, 2000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आरंभिक लोह काल, लोह काल 1000 ईसा पूर्व को माना गया, ठीक है, लोह काल। और महापाषाण समाधान, सबको दफनाने का नियम जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, 1000 ईसा पूर्व से। और आरंभिक लोह काल, और 600 से 4000 ईसा पूर्व तक आरंभिक इतिहास काल देख सकते हैं। ऐतिहासिक काल शुरू हो गया 6000 से 400 ईसा पूर्व तक।
उसके बाद यहाँ भी कुछ चीज़ आप लोग देख लीजिए कि किस चीज़ के बारे में कब जो है ये किया गया। उसके बाद इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा और दूसरा वीडियो आप लोग देखने नहीं भूलेंगे। उसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बताए गए, क्वेश्चंस दिए गए हैं अभ्यास में, सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसको देख लीजिए। हड़प्पा पुरातात्विक विकास के प्रमुख चरण। हड़प्पा में मुहर कब हुआ था? 1875 में। ये किसकी रिपोर्ट है? कालिंग का रिपोर्ट। कालिंग ने सर्वेक्षण किया था और उसने बताया कि 1875 में हड़प्पा की मुहर। अच्छा, 1921 में माधी स्वरूप द्वारा माधी स्वरूप बताया हड़प्पा के उत्खनन का आरंभ हुआ। 1925 में मोहनजोदड़ो का प्रारंभ हुआ। 1925 में मोहनजोदड़ो का। उसके बाद 1946 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ। ये कौन बताया? R.E.M. व्हील ने। उसके बाद 1955 में द्वारा लोथल का खुदाई किया गया। लोथल का खुदाई कब करना शुरू किया? 1955 में। लोथल का खुदाई 1955 में। 1960 में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थॉमस के नेतृत्व में। 1974 में बहालपुर अन्वेषण का आरंभ हुआ। इसको कौन किया? R.R. मुगल द्वारा, M.R. मुगल द्वारा। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का कोई ये होगा नहीं, वो नहीं है, लेकिन इसके द्वारा किया गया। 1980 में मोहनजोदड़ो का सतह यानी जमीन को खोदा गया। किसके नेतृत्व में? जर्मन इतावली के संयुक्त दल के द्वारा। उसके बाद 1986 में हड़प्पा के संस्करणों का आरंभ हुआ। उसके बाद R.S. बीट्स द्वारा धोलावीरा का उत्खनन हुआ। कब? 1990 में धोलावीरा। ये चीज़ आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। ये परीक्षा का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। हड़प्पा से इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद मैं बता दूं, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और आपका ये इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अभ्यास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बने रहेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। और आप लोग जो है हमारे इस चैनल का नाम क्या है आप लोग जानते ही हैं। क्या नाम है हमारे इस चैनल का? स्टूडेंट। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर। ठीक है, स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, अभ्यास पुस्तिका में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताऊंगा। हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद।